सीरिया में बशर अल असद के शासन का 50 साल बाद अंत हो गया है। सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी ही तस्वीर हमने ईरान और लीबिया में भी देखी थी। ऐसी ही तस्वीर देखी थी। सीरिया के प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपी है, लेकिन सवाल ये कि आगे क्या होगा। असद के बाद क्या सीरिया में शांति होगी या फिर अलग अलग गुट सत्ता के लिए लड़ते रहेंगे? क्या सीरिया एक बार फिर से अमन की राह पर बढ़ेगा या फिर कई देशों के बीच पिसकर रह जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और लीबिया में हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या हुआ। ऐसे में सवाल ये कि सीरिया का भविष्य क्या होगा और दुनिया पर इसका क्या असर होगा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां पर विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्रोही जो हैं वो आगे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यही हो रहा है जहां पर क्या सीरिया एक बार फिर से अमन की राह पर बढ़ेगा या फिर कई देशों के बीच पिसकर रह जाएगा। इसी के साथ क्या है पूरा मामला आपको ग्राफिक्स से जरिए बताते हैं। दमिश्क में विद्रोही जो लड़ाके हैं वो घुसे, प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों के सामने हार मान ली। उसके बाद बात की जाए तो मोहम्मद गाजी अल जलाली ने सत्ता सौंप दी है। अब सवाल ये कि आगे क्या होने वाला है। दमिश्क की बात करें तो वहां पर जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद सड़कों पर जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सीरिया के 4 शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और लोगों में जश्न का माहौल बना हुआ है। विद्रोहियों ने सरकारी टीवी पर भी कब्जा कर लिया है। दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुसे हैं। अब जितने भी विद्रोही हैं वो बाकी शहरों में भी जाते हुए नजर आ रही हैं, देश छोड़कर जा रही हैं। बशर अल असद राष्ट्रपति की विमान क्रैश होने का भी दावा किया जा रहा है। हादसे की किसी ने पुष्टि अभी तक नहीं की है। ऐसे में देखना होगा कब तक पुष्टि होगी। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने राजधानी छोड़ दी है। अचानक रडार से गायब हुआ प्लेन, लेकिन सवाल यही है कि प्लेन गया कहां? क्या प्लेन क्रैश हो गया है या फिर कहां पर प्लेन गायब हुआ है? ये सवाल अभी तक बना हुआ है। तो देखना होगा अब सीरिया भी आगे क्या कुछ होने वाला है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो कि पूर्व राजनयिक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि सीरिया में जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, सवाल अब यही उठता हुआ नजर आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, जो लड़ाई चली थी लड़ाकों में और बशर की फौज में, तो बशर ने अपना कमांड खो दिया और ये पहले भी एक बार हो चुका था वहां पर। लेकिन आप देखिए कि इसमें यहाँ पर जो है रशिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन रशिया और टर्की दोनों ही दोस्त हैं। तो टर्की ने जो है लड़ाकों को सपोर्ट दिया हर तरह का, और वो लड़ाके इतने आगे आ गए कि उन्होंने वहां पर सत्ता परिवर्तन कर दिया। यानी हर जगह उनकी कब्जा हो गया। और ये 50 सालों के बाद बशर साहब की सरकार चली गई और वो अभी गायब है। कुछ पता नहीं उनका कहाँ पर होंगे, क्या होंगे। जैसे याद होगा आपको, अभी शेख हसीना का रिसेंटली हुआ था और कि वो वहां से निकली और उसके बाद खैर हिंदुस्तान ने हमारी जो है अच्छी समझदारी बरती और ह्यूमन नेचर के नाते और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सॉफ्ट नेचर है उसके तहत वो इंडिया में आके लैंड कर गई यहाँ पर हिंडन बेस पे, और वो यहाँ पर हैं। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि चूंकि इनकी जो इंटरनेशनल साजिश है और उसके तहत इन्होंने जो रशिया को साथ लिया, तो रशिया इनको कामयाब नहीं कर पाया लड़ाई में और ये टर्की जीत गया और टर्की ने इनको सीधा सीधा हार का सामना दिखा दिया। आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी ईरान और लीबिया में भी और इसी तरह की सत्ता परिवर्तन हुआ। उससे तरह बांग्लादेश में तो अभी हुआ ही है। अभी आप ताज़ा आपने देखा इससे पहले कुछ महीने पहले। अब देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान में भी इसी तरह तख्ता पलट हुआ था। तो मैं कहता हूं कि इस तरह की जो हरकतें हैं इसके लिए वहां के खुद शासक जिम्मेदार हैं। आज बशर खुद इस बात के जिम्मेदार हैं। उन्होंने नहीं सोचा इस बात को कि वहां पे जनता का जो रोष है उसको समझ नहीं पाए और क्या कारण है कि वहां पे जनता जो है उनसे इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो सड़कों पर उतर आई। इसका हमेशा हर देश को सोचना चाहिए कि उनकी देश की जनता ही सबसे सर्वोपरि है। उस जनता के साथ में
फिर सैनिक भी कुछ नहीं कर सकते, उनके सुरक्षा सलाहकार भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि जनता का जो मॉब है वो कभी भी इतना आ जाता है कि उसका सैलाब होता है, एक तरीके का तूफान है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए आज तक, अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, बांग्लादेश में वो मोहम्मद यूनुस की सरकार आई और किस तरीके से आतंकवादी वहां पर छाए हुए हैं कि आज भी बांग्लादेश संभल नहीं पाया है। यानी वहां पर उन्होंने अब दूसरा रुख ले लिया, इससे पहले उनको हटाया, अब उसके बाद दूसरा रुख ले लिया, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को वहां पर मार रहे हैं, जिसका ही बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये सब चीजें हैं, देखना पड़ेगा। और डिप्लोमेटिक स्तर पे ही बातें होती हैं और अरब बशर इस बात को नहीं समझ पाए, सत्ता के नशे में थे कि हमें कोई हटाने वाला नहीं है, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारी जो फौजें हैं उन्हें इसी तरह थे। आपने देखा होगा इराक का भी मामला, सद्दाम हुसैन का भी यही हुआ कि उनका भी लोगों ने साथ छोड़ दिया, लीबिया में यही हुआ और ईरान में भी यही हुआ। तो इस तरीके से हमेशा आदमी को जनता का भविष्य सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता उनके साथ होनी चाहिए। ये एक जो कंसेप्ट बना हुआ है कि जनता अगर हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ अगर फौज है, फौज क्या करेगी? अभी आपने बांग्लादेश को देखा, अभी आप देख रही हैं आप बशर अल असद का हाल, तो उनको देश छोड़ना पड़ा। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, इनको बिल्कुल हमेशा हर देश को डॉक्टर ध्यान मोहम्मद रखना अमीन जी, चाहिए आपने कि सही कहा, मिलिट्री कहीं किसी तक भी साथ देश नहीं की देगी। जनता क्या चाहती है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। क्योंकि सर आप विदेश मामलों के जानकार हैं और कभी भी इस तरीके का सत्ता परिवर्तन किसी भी देश में होता है तो आप उसको बेहतर समझते होंगे। तो सीरिया में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये सीरिया के लिए अच्छा है या फिर बुरा है? क्योंकि कई जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं सत्ता परिवर्तन के बाद। माधुरी जी, देख जो मध्य पूर्व की सच्चाई है कि वहां पर सत्तावादी ताकतें हमेशा हावी रही है और जो एक सत्ता में आते हैं वो सत्ता छोड़ने का कभी नाम नहीं लेते, जिसके बारे में मोहम्मद अमीन साहब अभी आपसे इशारा कर रहे थे, उस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यदि आप बात सीरिया की कर रहे हैं तो ये सीरिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा परिवार जो तकरीबन 5-5.5 दशक से सत्ता पर हावी था, एक ऐसा परिवार जो वहां का अल्पसंख्यक है और उसने बहुसंख्यक शियाओं सुन्नियों पर खूब अत्याचार किए हैं, उन्होंने को कुचला है और इन सब के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी समस्या उससे सीरिया के लोग जूझ रहे हैं। उससे यूरोप परेशान है क्योंकि सीरिया के लोग यूरोप जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भूखमरी का जो सबसे दुनिया में ज्यादा शिकार है वो गृह युद्ध से जूझते हुए सीरिया के लोग। तो जब एक सत्ता में जो शीर्ष पर जो नेता होते हैं उनका दायित्व होता है अपने देश के लोगों को खुश रखना, अपने देश में शांति स्थापित करना, लेकिन वहीं पर जो बशर असद साहब हैं उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों को कुचलने पर ध्यान दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचला और कई लाखों लोग इसमें मारे गए। तो ये जो विद्रोही नेता के तौर पर दुनिया भर में प्रचारित किया जा रहा है, ये दरअसल विद्रोही नेता नहीं है, यह उस संगठन के लोग हैं जो तुर्की से लगती हुई सीमा पर लंबे समय तक शासन कर रहे हैं। ऐसे उसके पश्चिमी इलाके, दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुर्द बहुत सारे जो वहां पर शासन कर रहे हैं। तो बशर अल असद जो है उनका शहरों पर कब्जा था और उस शहरों के जरिए दुनिया भर में संदेश दे रहे थे कि वो सीरिया पर राज कर रहे हैं या सीरिया पर उनका शासन है। लेकिन उनका शासन जो है वो ईरान और रूस की सहायता पर निर्भर था। वो ईरान जो 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 नुमाइंदगी इस्लामिक दुनिया की नहीं करता, वो ईरान जो नुमाइंदगी आम लोगों की नहीं करता, वो सिर्फ अपने शासन को बनाए रखने के लिए शियाओं की नुमाइंदगी करता है। और दुनिया में कोई भी देश जो विविधता को पसंद नहीं करता, जो विविधता को बनाए रखना नहीं चाहता और वो जो अपने देश के लोगों को कुचलता है, उस शासन का, उस सत्ता का यही हश्र होगा जो बशर अल असद का हश्र हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर जो आपकी चिंता जताना लाजमी है कि अब इसके बाद सीरिया का क्या होगा, तो सीरिया जो है लेबनान की तर्ज पर आगे बढ़ सकता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, टर्की की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि कैसे वहां के जो लोग हैं, जो कैसे सभी जाति समूह है, जाति जो धर्म है या संप्रदाय है, उनको लेकर एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जहां पर सबको प्रतिनिधित्व मिले। और जो हयात अल शाम है उन्होंने इसका संदेश भी दिया है कि वह असद को सत्ता में उखाड़ने के बाद ऐसे लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे जो हथियारबंद नहीं हो। तो जो हथियारों के तौर पर यदि आप विद्रोहियों का सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर युद्ध भड़क सकता है। लेकिन अब देश में असद के जाने से जश्न का माहौल ज्यादा होगा,
क्योंकि असद जो है वो लंबे समय से हथियारों के बल पर अपने लोगों को वहां तो पर क्या दबा सर, रहे थे। जब तक बशर अल असद राष्ट्रपति रहे थे, क्योंकि अभी वो देश छोड़कर चले गए हैं, तो क्या उस समय तक सीरिया में जो स्थिति थी वो सामान्य नहीं थी? वहां की जनता खुश नहीं थी? अगर नहीं थी खुश तो क्या कारण थे? माधुरी जी देखिए, पूछ रहे हैं आप? जी, जी आपसे। देखिए, जी बिल्कुल देखिए, बशर अल असद जब सत्ता में आए थे वो एक पढ़े लिखे थे, यूरोप से आए थे, डॉक्टर थे। जी। वो जब आए थे पिताजी की मौत के बाद 2000 में, तो सबसे पहले तो वहां पर एक संवैधानिक परिवर्तन कर दिया। पहले 40 साल में वहां पर राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन चूंकि बशर अल असद 34 साल के थे तो 34 साल में उनका देश का राष्ट्रपति बना दिया। मतलब आपने सत्ता हस्तांतरण की सारी चीजों को बंद कर दिया। दूसरी बात है, आप सीरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किसी एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। बशर अल असद ने जो बहुसंख्यक सुन्नी है उनको निशाना बनाया, बशर अल असद ने कुर्दों को निशाना बनाया, और उनकी जो पूरा का पूरा जो उनका ध्यान था, हिजबुल्लाह से कैसे मदद ले, ईरान से कैसे मदद ले, इस पर ध्यान था। यदि इसके बजाय एक पढ़े लिखे राजनेता होते हुए वे यदि देश में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करते, वे सभी कबीलों का समर्थन सभी को साथ में लेकर चलते, सभी राजनीतिक दलों के साथ चलते, तो देश में लोकतंत्र स्थापित होता। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने की कोई कोशिश नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि देश में बहुत सारी जो शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई, भूखमरी के शिकार हो गए जो बहुत सारे सुन्नी लोग थे या जो कुर्द थे। इसके कारण उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह देश के कई इलाकों में पहले ही फैला हुआ था, और ये सशस्त्र विद्रोह अब जो है वो देश के प्रमुख शहरों तक पहुंचा है। अब पहुंचा है, लेकिन यह जो है ये लगातार 2 दशकों से चल रहा था, खासकर 2011 से तो चल ही रहा था। तो माधुरी जी, अब असद के जाने के बाद जो विभिन्न विद्रोही समूह है या जो विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, उनमें अब ये भाव आएगा कि वो सीरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उन लाखों लोग जो शरणार्थियों के तौर पे दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो लोग अब लौट के आने का सोच रहे हैं सीरिया में, और ये इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है सकारात्मक संदेश भी है। बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में सीरिया की कैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, वहां पर स्थिति कब तक सामान्य होती है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि जब बशर अल असद देश छोड़कर भागे उस समय वो प्लेन से गए, विमान से गए, लेकिन उसके बाद उनके विमान का अता पता नहीं है। कोई कह रहा है कि प्लेन क्रैश हो गया है, तो कोई कह रहा है कहीं गायब हो गया है। तो क्या लगता है, क्या वाकई ही क्रैश हो गया है? नहीं, देखिए, जब अब प्लेन उड़ता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के रडार में तो आएगा। एटीसी इसको कंट्रोल करती है, लेकिन जब ये इमरजेंसी में वहां पे भागे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा हादसा हो गया हो जिससे कि ये इन्होंने अपने यहाँ से तो टेक ऑफ किया होगा, लेकिन हो सकता है किसी परेशानी के कारण या मेंटल डिसेबिलिटी के कारण पायलट्स को कुछ ना होश रहा हो सकता है कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो गया। अदरवाइज अगर ये टेक ऑफ करता तो एटीसी से निकलने के बाद दूसरे एटीसी को जरूर कांटेक्ट करता है, बल्कि देश से निकलता है तो वहाँ की एटीसी जो है पूछता है इसको दूसरे कंट्री का, भाई आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो अगर बिना प्लान के जा रहे हैं, बिना किसी उसके जा रही है फ्लाइट, तो उसको जो सोचना और पूछना जरूरी होता है। लेकिन अगर उनका कोई भी वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे हैं, उन फ्लाइट का कोई भी डाटा नहीं मिल रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिला है, इट मीन्स कि कहीं लॉस्ट हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आज तक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का पता नहीं है, तो यही लोग कहते रहे कि हाँ जिंदा है, लेकिन उनका पता नहीं था। तो मैं समझता हूँ इस इमरजेंसी के तहत हो सकता है इनका प्लेन पता नहीं कहाँ गया और क्या हुआ, अभी तो खोज का विषय है, और कभी अगर सूचना मिलेगी उस हिसाब से पता चल पाएगा देश को कि ये असद साहब का है कहाँ। लेकिन मैं तो ये बात बिल्कुल कहूंगा डॉक्टर अनूने की, बिल्कुल जो अभी अनूने ने कहा इस बात को, कि वहां पर शिया सुन्नी का जो बहुत आज से नहीं है, जमाने से चल रहा था और दबाव जा रहा था। जिस तरह की आपने देखा हुआ इराक में ये जो थे सद्दाम साहब, उन्होंने शिया लोगों को दबा के रखा हुआ था, और वो विस्फोट एक कंडे की आग की तरह हुआ, यानी ऊपर पता नहीं चल रही थी आग और नीचे नीचे धधक रही थी आग, और उस तरीके से वो माइंस ब्लास्ट हुआ और इराक तबाह हो गया। इसी तरीके से आप देखिएगा कि जो डॉक्टर अनूने ने कहा इस बात को बिल्कुल 100% सही है कि वहां पर सुन्नियों का था, इसीलिए सुन्नियों के कारण ही जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लड़ाकों को सपोर्ट किया सुन्नी के नाते, और वो वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। और मैं समझता हूँ एक अच्छी साफ सुथरी सरकार बनेगी, ये लोगों ने पहले ही सोच रखा होगा, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, जिस तरह आपने देखा बांग्लादेश में अभी रिसेंटली, तो वो सीधे आ गए वहां पर सारे लोग,
तो इसी तरीके से उन्होंने अपना एक मैप बना लिया होता है। अब जिस तरह कब्जा किया उसी तरह वो सत्ता पे भी परिवर्तन लाएंगे और मैं समझता हूँ जो आने वाली सरकार होगी बड़ी बड़ी स्टेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी जो है वो सुन्नियों की है और ये माइनॉरिटी के लोग वहाँ पर राज कर रहे थे और बहुत बदतमीजी के साथ राज कर रहे थे। उनको मार धाड़ और जेलों में डालना और उनके साथ बुरा व्यवहार करना जो उनका एक तरीका है, इसीलिए सरकार पलट गई और रशिया कुछ नहीं कर पाया। रशिया ने सिर्फ उनको मॉरली सपोर्ट दिया, वरना अगर हथियारों से या उस तरह अलग से होता सपोर्ट, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हो सकता है जो सीरिया का प्रेसिडेंट का प्लेन भागा है वहां से लेके, हो सकता है उसमें भी कोई चाल रही हो, ब्लास्ट कर दिया गया हो कहीं जाके, कुछ जी। पता भी नहीं चला। इसीलिए कोई इसके वेयर अबाउट्स अभी तक मिले नहीं है। जी, लेकिन सर अगर विद्रोह की बात करें तो क्या ये विद्रोह जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था या फिर अचानक से विद्रोहियों को समर्थन मिला किसी देश का, उसके बाद ये सत्ता परिवर्तन? अगर समर्थन मिला है तो किस देश का समर्थन? डॉक्टर अभी ये लोगों ने बात ही कह रहे थे, इस बात को आपने देखा कि मैंने पहले ही आपने स्टार्टिंग रिमार्क में कहा था कि इसको रशिया सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए खुले तौर पे। उधर टर्की जो है खुलेआम सपोर्ट कर रहा था। रीजन कि वो टर्की भी जो अर्दोगान की सरकार है वो वहाँ सुन्नियों की सरकार है और ये भी यहाँ पर जो लोग सुन्नियों के साथ हो रहा था तो उनको फीडबैक जिस तरह से होगा, इराक के अंदर ईरान ने सपोर्ट किया था शिया बाहुल्य के कारण और शिया कम्युनिटी के नाता। बाद में सद्दाम को फांसी लगी, सद्दाम पकड़े गए और इसलिए देखिए सेम इराक वाला मुझे सीन दिखाई दे रहा है जो आप दिखा रही हैं इसमें, कि किस तरह से उनकी मूर्ति वो गिरा दिया गया, उनको पलटा गया और वहां पर किस तरह मारकाट मची हुई है और लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यानी वहां पे बहुत ही दबाव था, जो लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे थे वो नाच गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। तो ये देखना होगा, लेकिन अब असद का क्या हुआ ये तो ईश्वर ही जाने अब क्या होगा। लेकिन सर यहाँ पर अगर रूस की बात की जाए तो रूस तो सीरिया का भी बहुत बड़ा समर्थक बनता है जी। अगर रूस की बात की जाए तो रूस तो बहुत बड़ा सीरिया का समर्थक बनता है और इस दौरान रूस की कोई भूमिका ही नहीं रही। नहीं बनता है रूस का समर्थक, रूस उसका समर्थक, लेकिन वो इस वक्त खुद भी अपने पास वॉर में है, वो दूसरे को क्या इतना सपोर्ट कर पाएगा। और टर्की बिल्कुल फ्री है। टर्की ने जो है जो किया है बिल्कुल सही किया है। अर्दोगान का जो है वो सुन्नियों को उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने एक अपने भाइयों को समझ के किया है। ये जो गल्फ वार है और गल्फ के अंदर डिस्टरबेंस है, यही कारण आपको देखने को मिला है हमास की वजह से। हमास इज ऑल्सो शिया और वहां पर अरफात जो थे वो सुन्नी थे, इसी बात की लड़ाई थी और उन्होंने अपना डेवलप किया था ईरान ने और आज हमास ने उसे बर्बाद कर दिया फिलिस्तीन को। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहे हैं उनसे जाके क्या नाम है इजरायलियों से। इजरायली को फिर तो बमबार्डी करेंगे तो ये नहीं होगा ना कि कोई अच्छा है या बुरा है। जब बम गिरेगा या गिराए जाएंगे, मिसाइल से अटैक होगा तो जो भी हो मारा जाएगा। उसमें कोई झाट फूट के नहीं किया कि ये शिया है, ये सुन्नी है या हमारा है दूसरे का है। वो तो इसलिए वहाँ पे मस्करस हुआ है और जिस तरीके से मारा गया वहाँ पे फिलिस्तीन में यही हुआ है। तो ये जो आपको देख रहे हैं जो ग्रुप है ईरान के, यही ग्रुप इस पे एक्टिव थे और ये चाह भी रहे थे इससे पहले कि इसको हम कब्जा कर ले, लेकिन सुन्नी आर वेरी फाइटर। बिल्कुल सर, देखना होगा कि आने वाले समय में कैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और स्थिति कब तक सामान्य होती है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्योंकि अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, लेकिन क्या इस दौरान सीरिया के मुद्दे पर भी बातचीत की जाएगी? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। सीरिया के मुद्दे पर भारत की जो भूमिका रही, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है और सबसे बड़ी बात है कि वो सीरिया जो है वो एशिया में ही है, भारत से बहुत दूर सीरिया नहीं है। तो सीरिया में यदि शांति हो, सीरिया में यदि लोकतंत्र की स्थापना करना हो तो भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है, क्योंकि भारत जो है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिशत रहता है और जो गैर मुस्लिम राष्ट्र वहां पर भारत में दुनिया में जो बड़ी आबादी वो यहाँ पर रहती है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते और गुटनिरपेक्ष आंदोलन होने के नाते भारत की जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी देश में भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो तो बहुत अच्छा है। और राजनाथ सिंह जो जा रहे हैं रसिया, तो फिर पुतिन को तो लोकतंत्र से ज्यादा सरोकार नहीं है क्योंकि पुतिन स्वयं अधिनायकवादी नेता है, लेकिन भारत जो नियंत्रण और संतुलन की नीति का जिस प्रकार से परिचय देता है, तो आने वाले समय में जो सीरिया के विभिन्न संगठन है वो भारत की भूमिका को पसंद करेंगे और भारत निश्चित तौर पर इस बात को पसंद करेगा कि और भारत वैश्विक मंच पर कई बार मध्य पूर्व को लेकर कह भी चुका है
दूसरी बात यह भी कि इजराइल से भारत के जितने अच्छे संबंध हैं और बशर अल असद जो है वो इजराइल का विरोध करते रहे थे, वो हिजबुल्लाह के समर्थक रहे थे, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं जो अभी कमजोर पड़ गए, यदि ये मजबूत होते तो निश्चित तौर पर सीरिया में सुन्नियों पर ये हमला कर रहे होते। तो ऐसे में इजराइल की दृष्टि से भी सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का सत्ता पलट होना, सत्ता का जाना, तख्ता पलट होना बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पर भारत की कूटनीति में यह एक बड़ा मुद्दा होगा और भारत सभी पक्षों से शांति स्थापित करने की अपील जरूर करेगा। माधुरी जी। ब्रह्मदीप जी, क्योंकि आपने बोला कि जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं सभी या फिर देशों की बात करें तो एक सकारात्मक नजरिए से इसको देखा जा रहा है, इस विद्रोह को, तो क्या सीरिया की अर्थव्यवस्था पर इस दौरान फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी डॉक्टर अमीन जी ने भी कहा कि वहां पर ऐसा नहीं है कि विद्रोह वो वाला हो जो कि बांग्लादेश में हुआ, लेकिन जो सीरिया में हुआ है क्या वहां की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट डालेगा? दिलचस्प सवाल है। देखिए माधुरी, सीरिया की अर्थव्यवस्था पहले ही बर्बाद है। तकरीबन 2.6 या 2.7 ऐसा कुछ उसका जो रेशो रेट बढ़ रहा है, तो वहां पर हालात बहुत खराब है। दूसरी बात है कि जो सत्तावादी ताकतें हैं वो एक संगठन को प्रोटेक्ट करके पूरी तरीके से देश की संपत्ति पर उसका अधिकार कर देती। जैसे पाकिस्तान की जो सेना है उसका देश की बड़ी संपत्ति पर अधिकार है। तो असद ने जो लंबे समय तक वहां पर शासन किया, तो वो जिस समुदाय से आते थे, जो दमिश्क और जो समुद्र के किनारे के जो इलाके वहां पर बसते हैं, तो वहां पर शिया कैसे मजबूत हो इस पर ध्यान दिया। यही कारण है कि जो कुर्द और सुन्नी है वो तो वहां पर फटेहाल है ही, तो वहां इसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखता। और दूसरी बात यह भी कि सीरिया में जो तेल था वो तेल भी उनकी हालात ये हो गई थी कि एक दौर में वो निर्यात करते थे, लेकिन वहां पर आयात होने की संभावना बढ़ गई, तेल बाहर से मंगाने वाली बात बढ़ गई। क्यों? क्योंकि देश में राजनीति का स्थिरता है। तो अब ये असद की सत्ता में के जाने के बाद उस देश में शांति स्थापित होगी तो अर्थव्यवस्था फिर से वहां पर पटरी पर लौट पाएगी, क्योंकि वहां का जो इलाके या वहां के जो लोग हैं वो गांव में रहने वाले लोग हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पसंद करने वाला देश सीरिया है। जबकि सीरिया के शहरों पर असद का कब्जा था, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था बना दिया था। तो जो सुन्नी रहते हैं गाँवों में या जो कुर्द रहते हैं गाँव में, अब उनके लिए समय है कि वो कैसे अपनी जमीन पर वापस लौटे, कैसे वापस कृषि करें, क्योंकि वो लोग कृषि करते हैं, क्योंकि वहां पर ऊन जो है जो ऊन निकलता है उसका बहुत बड़ा व्यापार होता है, पर्यटन का बड़ा केंद्र रहा है सीरिया, बहुत प्राचीन देश है वो। तो आने वाले समय में पर्यटन के तौर पर भी उसके उभरने की उम्मीद बढ़ेगी। और अब आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था में चूंकि सभी समुदायों की भागीदारी होगी, सभी कबीलों की भागीदारी होगी, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था मजबूती की राह पर लौटेगी। बिल्कुल देखना होगा अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती की राह पर कब तक चलती है, क्योंकि सभी को ये इंतजार है कि जो सीरिया में सिचुएशन चल रही है वो सामान्य हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि सिचुएशन जाहिर सी बात है सकारात्मक देखी जा रही है, लेकिन अब सवाल ये कि जो स्थिति है वो सामान्य होने में वक्त कितना लगेगा? आपका आंकलन क्या कहता है कि कितना समय और लगेगा वहां की स्थिति सामान्य होने में? क्योंकि अभी तक की अपडेट की बात की जाए कि वहां पर जो विद्रोही हैं उन्होंने अभी तक 4 शहरों में कब्जा किया है। देखिए, अब जब उनकी सेना, मैंने देखा न्यूज में भी कई जगह और मुझे सूत्रों से भी पता चला है कि वहां की जो सेना है वो कुछ सिविलियन वर्दी पहन के भागने की कोशिश कर रही है। वो उन विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रही है, क्योंकि विद्रोही मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग है और उनके पीछे मैंने जैसे भी बताया अर्दोगान का हाथ है, टर्की का ओपनली हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि टर्की ने उसको फुल सपोर्ट देना है और टर्की का पड़ोसी देश भी है, तो वहां से किसी तरह की भी जो आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था है वो वहां पर बैलेंस कर ली जाएगी बहुत जल्दी से जल्दी, मेरा ऐसा सोचना है। जहां तक डिप्लोमेटिक सवाल है, डिप्लोमेटिक स्तर पे सारे देश देख रहे हैं इसको, और वहां पे हमारी जितनी मिशनरीज हैं, हर कंट्री का डिप्लोमेटिक स्तर है वो जरूर इस बात को अपने अपने कंट्री में रिपोर्ट करेगा और उससे जो भी उनके अच्छे दोस्त रहे हैं वो उनसे दूरी बनाएंगे। और जहां तक सवाल है, जिस तरीके से आप देखिए कि हमास हैं और इस तरीके से हूती है, ये सब जितने भी शिया ग्रुप लोग हैं, ये भी सब कोशिश यही कर रहे थे कि इनको बशर साहब इसको एंट्री दें यहाँ पर अंदर, लेकिन उन्होंने चूंकि अर्दोगान ने साथ दिया तो टर्की के जो लड़ाके थे सुन्नी, उन इलाकों में जान होती है और उन्होंने देखिए कि मिलिट्री को भी पीछे कर दिया और घर उसके अंदर घुस गए शहरों में। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की हिम्मत है जल्दी कि जब अब सेना भाग रही है वहां से और देश का जो राष्ट्रपति वो भाग गया,
बाकी ने सत्ता सौंप दी उनके प्रधानमंत्री ने। तो मैं नहीं समझता हूँ किसी तरह कोई उनको प्रॉब्लम आएगी, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तैयारी के साथ वो लोग आए हैं। इस तरह के एक दिन के अंदर सेना और राष्ट्रपति का भागना और सेना को भागना बहुत बड़ी बात है। और अभी तक उनके पता नहीं, जहाज का ट्रीटमेंट पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं तो समझता हूँ कि जो एटीसी से कहीं से भी संपर्क नहीं मिला है, ना आप लोगों को न्यूज मिली है, ना अभी तक किसी ने फ्लैश की है, चाहे वो CNN हो चाहे BBC हो, वहां से भी नहीं मिला है आपको इनपुट। अब ये इनपुट देखने वाला है कि उनका एटीसी से कहाँ पे कनेक्शन हुआ, नहीं हुआ, बात हुई। तो मुझे लगता है कि या तो विस्फोट हो गया, या कहीं उड़ने के बाद कहीं डैमेज हो गया, समंदर में चला गया, या कहीं जंगलों में गिर गया। बाद में उसका मलबा मिलेगा, या जब अगर कहीं लैंड करेंगे तो पता चलेगा। जी सर, अगर यहाँ पर ईरान की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो युद्ध करना चाहता है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में ईरान की भूमिका देखें तो पहले जो ईरान था वो बशर अल असद को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया सपोर्ट से। तो क्या ईरान ये समझ चुका था, क्या वो इसे संभाल नहीं सकता, इस सिचुएशन को नहीं संभाल सकता है? देखिए, हर देश का जो डिप्लोमेटिक स्तर होता है, उसमें जो उनके हाई कमिश्नर्स होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा अपने अपने देश को इनपुट भेजते रहते हैं उस कंट्री के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो उनको जो इनकी ईरान की एम्बेसी थी, वहाँ के जो ऑफिशियल थे, उन्होंने अपने देश को इन्फॉर्म किया होगा कि अब इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये इस स्थिति में नहीं है कि पावर एंजॉय करेंगे, इसलिए इनसे दूरी बनाना ही उचित है। क्योंकि अभी भी देखिए, उधर हूती को सपोर्ट कर रहा है, उधर हमास को सपोर्ट कर रहा है, कई जगह से सपोर्ट कर रहा है, वहां पे उसकी प्रॉब्लम है। और इधर अमेरिका ने भी चैलेंज कर दिया, इधर उसके बाद आप देखिए कि ये इजराइल ने भी चैलेंज किया हुआ ईरान को। तो ईरान कहाँ कहाँ लड़ेगा, किस फ्रंट पे लड़ेगा? अभी लेबनान में भी सपोर्ट किया हुआ था। तो अब उसने सोचा होगा कि इधर से सीरिया जो पड़ोसी देश है, उसके साथ में सीधे पंगा लेना ठीक नहीं है, जिसका कि टर्की सपोर्ट कर रहा है, और सुन्नी देश है और हम शिया हैं। तो इसलिए ये तो बात नहीं बन पाएगी। अगर हम वहाँ घुसने की कोशिश करेंगे तो हमें मात खाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखना होगा कि सीरिया में जो स्थिति है वो कब तक सामान्य होती है, और आने वाले समय में सीरिया की कैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आपने भी जिस तरीके से कहा कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो एक सकारात्मक है, ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में ये कितना पॉजिटिव साबित होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखना होगा सीरिया में अब किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बशर अल असद विमान है वो गया तो कहां गया, कहां गायब हुआ, क्या प्लेन क्रैश हो गया है? देखना होगा कब तक इसकी पुष्टि होगी।